हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे पहले वाले क्लास में हमने सीड सस्पेंशन पढ़ा था, फिर हमने डोरमेंसी पढ़ी थी और उसके कारण पढ़े थे। तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सीड सस्पेंशन, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ओनली सीड सस्पेंशन क्या होता है और उसके बेस्ट एग्जांपल्स आपको बताने होंगे। और उसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि जो उसमें सीड सस्पेंशन के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि डोरमेंसी, तो प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है, सेकेंडरी डोरमेंसी क्या होती है, और कारण तो आपको बताने होते ही हैं। ऐसे करके कई बार ऐसे होता है कि सीड सस्पेंशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है, कई बार ऐसे होता है कि प्राइमरी डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आज मैं जो टॉपिक शुरू करवाऊंगी वो है प्राइमरी डोरमेंसी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी। डोरमेंसी तो आप जानते ही हो, मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया था, सुषुप्ता या प्रसुप्ति। तो डोरमेंसी आपके एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आता है, या तो सीड सस्पेंशन आता है कि सीड सस्पेंशन क्या होता है, या बीजों का निलंबित सज्जीवन क्या होता है। तो इस पे बड़ा क्वेश्चन मीन्स मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। फिर आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी डोरमेंसी है, इस पर शॉर्ट नोट आता है कि एक्चुअल में होती क्या है। तो ये सब कवर करवाने से पहले जो पार्ट इस यूनिट का अनकवर रह गया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीड। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ सीड के बारे में। तो सीड का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें या सीड के वर्गीकरण की बात करें, तो ये जो सीड्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक। समझना आप ये कि सीड जब हमने शुरू किया था तो हमने डायरेक्ट ही सीड की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और फिर मोनोकोट और डाइकोट सीड की कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। तो रह क्या गया था? क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स। तो इस पर वैसे क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि आप किसी सीड का इंट्रोडक्शन करवा रहे हो तो हमें उसके बेसिक्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। और कई बार ऐसे होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि सीड्स का क्लासिफिकेशन लिखो, या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, और एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं। तो बीजों में उपस्थित जो संचित भोजन होता है या एंडोस्पर्म, ठीक है, तो एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पे सीड्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, या बीजों में संचित भोजन रिजर्व फूड के बेस पे इन सीड्स को इन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड्स, सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंड थर्ड है पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो ये हुई इनके सीड्स की बात। अब देखो, एंडोस्पर्मिक सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनमें डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो के द्वारा कंप्लीट एंडोस्पर्म का उपयोग नहीं किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझना कि ये एंडोस्पर्मिक सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो के द्वारा या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म का पूरी तरह से यूज़ नहीं लिया जाता है। या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो इनमें एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होंगे जिनमें पाए जाने वाले एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म का कंप्लीटली या पूर्णतया कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म होगा, पहले सिंपली समझो, एंडोस्पर्मिक सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है वे सीड्स एंडोस्पर्मिक सीड्स पाए जाते कहते हैं या कहलाते हैं।
तो एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से हो गए? जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। वो क्यों होता है कि कई बार क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म से भोजन प्राप्त करता है तो वो पूरी तरह उसको कंज्यूम नहीं करता। मीन्स एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम या उपयोग में कंज्यूम नहीं करता या उपयोग में नहीं लेता, जिसके कारण थोड़ी मात्रा में उसमें एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। इसलिए उन सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो के द्वारा कम्प्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया जाता है, यूज़ में नहीं लिया जाता है, इसलिए उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ की अगर मैं बात करूँ तो गेहूँ में एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो कम्प्लीटली उसका उपभोग या कंज्यूम नहीं करता या यूज़ में नहीं लेता है। फिर आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक बीज। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो के द्वारा कम्प्लीटली एंडोस्पर्म को यूज़ ले लिया जाता है या एम्ब्रियो कम्प्लीटली उस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, यूज़ ले लेता है अपने डेवलपमेंट में। तो ऐसे सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि चना। चना ग्राम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, चने को कहते हैं ग्राम, फॉर एग्जाम्पल ग्राम। तो ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म अल्प मात्रा में पाया जाता है या कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि उस एम्ब्रियो के द्वारा कम्प्लीटली उस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है या उस सीड में उपस्थित एंडोस्पर्म का कम्प्लीटली यूज़ कर लिया जाता है। तो ऐसे सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल चना। फिर आता है पेरिस्पर्मिक। तो ये जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक है और जो पेरिस्पर्मिक है, इनको पोषण के आधार पे या इन सीड्स में उपस्थित रिजर्व फूड के बेस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। तो क्या होता है पेरिस्पर्मिक? तो आपको पता है कि ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में उपस्थित कंप्लीट सेल्स होती है, वो किसके द्वारा पोषण लेती है? न्यूसिलस के सेल्स के द्वारा। तो कई बार ऐसे होता है कि ओव्यूल के बाहर या बीजांड के बाहर न्यूसिलस की लेयर पाई जाती है। समझना इस चीज़ को। पेरिस्पर्मिक सीड्स कौन से सीड्स होंगे कि कई बार ऐसे होता है कि ओव्यूल के द्वारा न्यूसिलस का कम्प्लीटली यूज़ नहीं लिया जाता है और वो न्यूसिलस कुछ मात्रा में उस ओव्यूल के चारों ओर रह जाता है या एक पतली परत के रूप में न्यूसिलस रह जाता है। न्यूसिलस जो एक्चुअल में क्या है? पोषण प्रदान करने वाले टिश्यूज़ होते हैं, है ना। तो ऐसे सीड्स जो क्या करेंगे, जिनमें न्यूसिलस कुछ मात्रा में रह जाता है कम्प्लीटली ओव्यूल के डेवलपमेंट के दौरान या एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के दौरान वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो ऐसे सीड्स होंगे पेरिस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल है पाइपर, ठीक है, या सेम। अब देखो, या तो मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बता दिया है, अगर नहीं भी बताया है तो कुछ डेफिनेशंस आती है आपके पेपर में फाइनल ईयर में। कैरेंकल, एरिल, और रूमिनेट एंडोस्पर्म। तो ये शायद मैंने आपको पहले बता दिया है, और नहीं भी बताया है तो यहाँ समझ लो। एरिल, यह बीज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, या यह बीज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम कह सकते हैं टेस्टा वाला भाग, ठीक है। तो यह बाह्य चोल होता है। तो अगर आपको पूछे एरिल क्या होता है, तो एरिल टेस्टा या बाह्य चोल का ही मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होता है, जो एरिल कहलाता है। ये फ्लेशी मीन्स मांसल और
कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो एरिल क्या होता है कि यह बाह्य चोल का ही रूपांतरण होता है जो कि रंगीन और मांसल होता है, मीन्स फ्लैशी होता है। यह जो एरिल होता है वो खाने योग्य भाग होता है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में जो हम खाते हैं रंगीन पार्ट लाइट पिंक कलर का, थोड़ा मांसल से या फ्लैशी स्ट्रक्चर, उसे हम एरिल कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी का हम एरिल पार्ट खाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो एरिल होता है वो टेस्टा का ही रूपांतरण होता है। अब देखो कैरंकल। तो यूफोरबिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स के सीड्स में क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर साइड होती है, उस माइक्रोपाइलर साइड से वाइट कलर्ड फ्लैशी स्ट्रक्चर निकलती है या सफ़ेद रंग की मांसल संरचना। माइक्रोपाइल वाइट फ्लैशी स्ट्रक्चर जो एक आउट ग्रोथ के रूप में निकलती है। तो ये चीज़ देखो आप कि यूफोरबिएसी फैमिली में क्या होता है कि हाँ एग्जाम्पल, जैसे कि यूफोरबिएसी में क्या क्या आते हैं, अरंडी, और अरंडी के अलावा जैसे कि आंवला जिसे कहते हैं। तो कैरंकल क्या होता है कि यूफोरबिएसी के सीड्स में माइक्रोपाइलर साइड से सफ़ेद रंग की मांसल आउट ग्रोथ या अतिवृद्धि निकली हुई रहती है, जिसे कैरंकल कहते हैं। ये जो कैरंकल होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। जनरली जो एंडोस्पर्म होते हैं वो फूली हुई संरचना होती है और समतल स्ट्रक्चर होती है, प्लेन स्ट्रक्चर होती है। तो जनरली जो एंडोस्पर्म होता है वो फूली हुई संरचना और एक प्लेन, यूँ कह सकते हैं समतल सतह युक्त होता है। तो वो नॉर्मल एंडोस्पर्म होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये एंडोस्पर्म उभार व खाँचों युक्त होता है, मीन्स जिसके कारण जो इसकी सतह होती है वो उबड़ खाबड़ दिखाई देती है या उबड़ खाबड़ प्रतीत होती है। तो इसे कहते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म, चर्विताभ एंडोस्पर्म। और ये किस में होता है, सुपारी में या एरेका कटेचू में। तो ये ध्यान रखना आप कि जनरली जो आपसे अगर पूछे कि रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है, तो जनरली एंडोस्पर्म फूली हुई समतल संरचना होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स के सीड्स में ये जो एंडोस्पर्म होता है ये उभार व खाँचों युक्त होता है, जिसके कारण ये उबड़ खाबड़ सा दिखाई देता है। तो इस एंडोस्पर्म के इस टाइप को रूमिनेट एंडोस्पर्म या चर्विताभ एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एरेका कटेचू या सुपारी। तो ये तो हुई इसकी बात कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। अब हम आते हैं प्राइमरी डोरमेंसी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी पे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं प्राइमरी डोरमेंसी। तो सीड्स में उपस्थित अंतर्निहित कारणों के कारण जर्मिनेशन रुक जाता है या डिले हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस होती है इसे प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। अब देखो प्राइमरी डोरमेंसी किसे कहते हैं, समझना इसे कि बीज में या सीड में उपस्थित अंतर्निहित कारणों के कारण जर्मिनेशन या तो रुक जाता है या कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस है वो प्राइमरी डोरमेंसी कहलाएगी। समझ में आ गया प्राइमरी डोरमेंसी क्या होती है? बीज में उपस्थित अंतर्निहित कारणों के कारण या अंतर्निहित कारकों के कारण या अंतर्निहित कारणों के कारण जर्मिनेशन का डिले होना या रुक जाना या इनहिबिट हो जाना, निलंबित हो जाना ही प्राइमरी डोरमेंसी कहलाता है। इस प्राइमरी डोरमेंसी के कुछ कारण हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट हो सकता है सीड कोट impermeability of seed coat. Second one is immature embryo. Third one is
जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। तो इस जो प्लांट्स में होने वाली प्राइमरी डोरमेंसी है या जर्मिनेशन में जो डिले होता है उसके कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण कौन कौन से होते हैं? इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट मीन्स सीड कोट की अपारगम्यता, इमेच्योर एम्ब्रियो अपरिपक्व एम्ब्रियो या जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, अंकुरण निलंबक या अवरोधक, अंकुरण अवरोधक। तो हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। वो देखो, सबसे पहले इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट। कुछ सीड्स या कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका जो सीड कोट होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो जब सीड कोट थिक होता है तो वो वायु के लिए, गैसों के लिए और जल के लिए अपारगम्य होता है। और जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो आप देखना, कुछ स्पीसीज के जो सीड्स हैं उनका सीड कोट तो थिक होता ही है। इट मीन्स वो एयर के लिए, वाटर के लिए और जो गैसियस कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए वो अपारगम्य होता है, जिसके कारण उनका जर्मिनेशन डिले हो जाता है या जो डोरमेंसी के कारण होते हैं। कुछ सीड्स में ऐसे होता है कि जो उनकी सीड की वॉल होती है उन सीड की वॉल पे लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अब आपको पता है कि जो लिग्निन होता है ये लिग्निन जल के लिए अपारगम्य प्रकृति का होता है। तो जब लिग्निन का जमाव होगा तो उसमें जल की एंट्री नहीं हो पाएगी और वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट। मीन्स जो बीजों के जो सीड कोट होते हैं, बाह्य चोल होते हैं, वो सीड कोट जब वाटर को और एयर को जब एंटर नहीं करने देंगे तो उस कंडीशन में वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। तो मीन्स वो जो सीड है वो उन सभी पदार्थों के लिए या कंटेंट्स के लिए वो अपारगम्यता दर्शित कर रहे हैं, जिसके कारण उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता है या डिले होता है। सेकेंड थिंग इज़ इमेच्योर एम्ब्रियो। किसी भी प्लांट स्पीसीज के सीड में अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है, मीन्स उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है या उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस चल रही होती है। समझना है इसे कि या तो डेवलपमेंट होता ही नहीं है या उसकी डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस चल रही होती है, अवस्थाएं चल रही होती है, तो उस कंडीशन में भी जर्मिनेशन डिले हो जाता है या ये जो कारण है वो जर्मिनेशन को रोक देता है। इस इमेच्योर एम्ब्रियो की उपस्थिति में भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। और कारण क्या होता है? फिर प्राइमरी डोरमेंसी हम इसे कह देते हैं। थर्ड थिंग इज़ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। कुछ स्पीसीज के सीड्स में या कुछ प्लांट स्पीसीज के सीड्स में कुछ रासायनिक पदार्थ या केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आदि। तो जैसे कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके कारण वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और जैसे कि धीरे धीरे जब उन्हें जल की प्राप्ति होने लगती है या धीरे धीरे उनमें जल की एंट्री होती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और बाहर, बीज के बाहर की ओर निकलने लगते हैं। इसे कहते हैं लीचिंग। और जब उनमें लीचिंग होती है उसके बाद में वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। तो एक कारण प्राइमरी डोरमेंसी का क्या हुआ? जर्मिनेशन इनहिबिटर्स मीन्स अंकुरण अवरोधकों की उपस्थिति के कारण भी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें उन सीड्स में क्या होता है, ये जर्मिनेशन इनहिबिटर्स होते हैं। ये हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ये केमिकल्स हो सकते हैं। तो ये एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं जिनका उस बीज में संचित रूप में ये पाए जाते हैं उस बीज में। और जैसे जैसे उसको बीज को जल प्राप्त होता है तब ये बाहर निकलते जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। और इसके बाद में फिर उनमें जर्मिनेशन होता है। तब तक कि जब तक इनमें इनहिबिटर्स रहते हैं तब तक इनका जर्मिनेशन डिले हो जाता है या रुक जाता है। तो ये तो हुई प्राइमरी डोरमेंसी की बात। अब करते हैं हम सेकेंडरी डोरमेंसी की बात। तो अनुकूल अवस्थाएं प्राप्त होने के बाद भी या फेवरेबल कंडीशंस के प्राप्त होने के बाद भी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेट तो हो सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें एडवर्स कंडीशन मिलना प्रारंभ हो जाते हैं।
तो फिर वो जर्मिनेशन की क्षमता खो देते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी जर्मिनेशन। दोबारा समझना, जहाँ पे प्राइमरी डोरमेंसी में क्या हो रहा था कि जो जर्मिनेशन रुक रहा था वो बीज में अंतर्निहित कारणों के कारण ही उसमें जर्मिनेशन रुक रहा था। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी डोरमेंसी की बात करूं तो बीज को सभी अनुकूल परिस्थितियां या फेवरेबल कंडीशंस के मिलने के बाद भी, समझना, बीज को सभी अनुकूलन परिस्थितियां मिलने के बाद भी या सभी फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो सभी फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर और एम्ब्रियो के मैच्योर होने पर भी अगर उसमें मीन्स क्या हो रहा है, कंडीशन को समझो आप कि फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी मैच्योर है, परिपक्व है, इस कंडीशन में वो बीज जर्मिनेट तो हो सकता है। लेकिन जब उसे फिर इस कंडीशन के अंदर मीन्स अनुकूल परिस्थितियां थी और उसमें एम्ब्रियो भी मैच्योर था, सीड मैच्योर था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसमें एडवर्स कंडीशन आ जाती है या उसे प्रतिकूल परिस्थितियां मिलना शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी जर्मिनेशन रुक जाता है। कई बार ऐसे होता है कि जर्मिनेशन या तो हो रहा होता है और एडवर्स कंडीशन आ जाती है तो वहीं पे वो सीड रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सीड्स होते हैं उससे सीडलिंग निकल जाती है लेकिन उसे फिर एडवर्स कंडीशन मिलना प्रारंभ हो जाती है और वो सीडलिंग नष्ट हो जाती है या वहीं पे ठहर जाती है। तो ये जो डोरमेंसी होती है वो होती है सेकेंडरी डोरमेंसी। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो नाइजीला, जो नाइजीला सीड्स होते हैं ये जो नाइजीला सीड्स होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। समझना इस चीज़ को, जो नाइजीला के सीड्स होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जर्मिनेशन शो नहीं करते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं कि सेकेंडरी डोरमेंसी होती क्या है, तो देखो ये जो सीड्स होते हैं ये डार्क में ग्रो होते हैं, मीन्स डार्क में जर्मिनेट होते हैं। ये सीड्स डार्क में जर्मिनेट होते हैं और लाइट की अनुपस्थिति में जर्मिनेट होते हैं, मीन्स इनके जर्मिनेशन के लिए लाइट नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है वो देखो कि इन सीड्स जो डार्क में जर्मिनेट होते हैं और लाइट में जर्मिनेट नहीं होते हैं, जब इनके सीड्स को लगातार लाइट दी जाती है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये अपनी जर्मिनेशन की क्षमता खो देते हैं। और फिर जब इन्हें फिर से डार्क में रखा जाता है तो ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। समझो इस चीज़ को। सेकेंडरी डोरमेंसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके बैठूँ नाइजीला, तो नाइजीला के सीड्स डार्क में जर्मिनेट होते हैं, मीन्स अंधेरे में जर्मिनेट होते हैं और लाइट में या प्रकाश में वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। जब नाइजीला के सीड्स को लगातार लाइट दी जाती है तो लगातार लाइट देने के कारण उनके सीड्स में जो जर्मिनेशन की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस कंडीशन में जब फिर उन्हें लाइट ट्रीटमेंट देने के बाद में उन्हें डार्क में ग्रो करवाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। इट मीन्स वो अपने जर्मिनेशन की क्षमता खो देते हैं और यही है सेकेंडरी डोरमेंसी। इनके जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि डोरमेंसी के ये कारण हो सकते हैं कि सीड में अगर डोरमेंसी हो रही तो इसके ये कारण हो सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सीड्स होते हैं वो फोटोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स उनको जर्मिनेट होने के लिए लाइट चाहिए है ना। तो सीड्स जैसे कि जो लाइट में ग्रो होते हैं उनको हम डार्क दें तो भी सीड अपनी अंकुरण की क्षमता या जर्मिनेशन एबिलिटी है वो खो देता है। कुछ डार्क में ग्रो होते हैं तब हम उन्हें लाइट दें तो भी वो अपने जर्मिनेशन की क्षमता खो देते हैं या जो जर्मिनेशन का पीरियड होता है वो डिले हो जाता है। तो इस तरह से इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डोरमेंसी प्लांट्स में देखी जाती है। अब इससे
नेक्स्ट वाली क्लास में यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स लूँगी जो आपके रह चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।